हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की क्लास को देखेंगे और ये सारे प्रश्न जो होंगे सब व्याख्या सहित होंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और जो डेली बाई डेली आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और पूरे डिटेल के साथ दिए जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, तो आज का पहला ये जो है आपका करंट अफेयर्स की क्लास दी जा रही है, यह पहली है। ठीक है, तो आप एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल आरओ यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलिए, आपके सामने आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि हाल ही में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। आप फोटो देख लीजिए, इसमें कौन व्यक्ति हैं, तो यह है नोवाक जोकोविच। ठीक है, हाल ही में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब का जो खिताब था वो आपके नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये आपका फोटो है, आप फोटो के देख के समझ जाइए। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो नोवाक जोकोविच ने दोस्तों 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता है। कब जीता है दोस्तों? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 8 जनवरी को हुआ था। नोवाक जोकोविच ने जो है इन्होंने जीता है। 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर जीता। ठीक है, यह जो नोवाक जोकोविच हैं 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। इन्होंने फाइनल में अमेरिका के जो थे सेबेस्टियन कोर्डा, इनको हरा के ये जो आपका एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसका एकल खिताब जीता। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है कि जोकोविच ने ओपन एरा में राफेल नडाल के 92 एटीपी एकल खिताबों की भी बराबरी कर ली। अब देखिए, एक रिकॉर्ड ब्रेक इन्होंने यहाँ भी किया है कि इन्होंने जोकोविच हैं ओपन एरा में राफेल नडाल जो है इनके 92 एटीपी एकल खिताबों की भी बराबरी की। अभी मैं एटीपी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो 2023 में एडिलेड इंटरनेशनल वन फर्स्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, यानी 2023 के हर साल में जो जनवरी में यहाँ आयोजित होता है एडिलेड इंटरनेशनल जो खिताब है, ये ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, इसी में 2023 का जो एडिलेड एकल खिताब है, ठीक है, इंटरनेशनल वाला, इन्होंने नोवाक जोकोविच ने जीता है इस बार का। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 किसने जीता। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। और ये कौन है, इनको एक बार देखेंगे तो इनका नाम है टालोन ग्रिक्सपुर। अब टालोन ग्रिक्सपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे व्याख्या सहित। तो व्याख्या में आपके है कि नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर, देखिए नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं टालोन ग्रिक्सपुर। इन्होंने 7 जनवरी 2023 को पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला एटीपी यानी वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। ठीक है, अपना पहला वर्ल्ड टूर खिताब ये जीते हैं। नीदरलैंड के हैं खिलाड़ी टालोन ग्रिक्सपुर और 7 जनवरी को जो हुआ था आपके पुणे में पुरुष एकल वर्ग में, इन्होंने अपना क्या किया है, पहला खिताब जीता है। उन्होंने फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को हराकर अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता। किसको हराया दोस्तों इन्होंने इस खेल में प्रतियोगिता में? तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं बेंजामिन बोंजी, इनको हरा के ये अपना पहला खिताब जीते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? टालोन ग्रिक्सपुर, तो नीदरलैंड के हैं। ठीक है, किसको हराया है? तो फ्रांस खिलाड़ी जो बेंजामिन बोंजी है इनको हराया है और इनका पहला खिताब है। इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि यह एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी में ऊपर आपके कई बार देखें एटीपी, उसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, कि 250 आयोजनों का 27वां संस्करण था जो भारत में खेला जाने वाला एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट था और 2 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। ये भारत में खेला जाने वाला एकमात्र टूर्नामेंट था। ठीक है, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल वाला है। ठीक है, ये 27वां संस्करण था इसका और भारत में खेले जाने वाला यह एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट था जो 2 से 7 जनवरी तक चला है, 2023 तक आयोजित किया गया था। अब अगला है तीसरे नंबर का प्रश्न कि बीसीसीआई ने किसे चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है। अब यह फोटो आप देख के बता सकते हैं दोस्तों कि यह जो बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, इन्होंने एक चयन समिति के अध्यक्ष में पुनः किसे नियुक्त किया है। ये आप फोटो देख के बता सकते हैं दोस्तों कि ये फोटो किस महानुभाव की है। ये भी भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। चलिए इसका आंसर जानेंगे।
तो चेतन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेतन शर्मा के बारे में थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। चेतन शर्मा को 7 जनवरी 2023 को वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, चेतन शर्मा को 7 जनवरी 2023 को फिर से वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इनको हाल ही में पद से मुक्त भी किया गया था, लेकिन फिर इनको पद दे दिया गया है। अब ये क्या किए थे, वह एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तेज गेंदबाज के रूप में टेस्ट और वनडे खेले हैं। यानी चेतन शर्मा जी हैं जो वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तेज गेंदबाजी भी किए हैं टेस्ट और वनडे में। वह ओडीआई विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले व्यक्ति थे और 1987 में रिलायंस विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, ओडीआई विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बीसीसीआई के बारे में जानेंगे कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रोजर बिन्नी है, यह भी भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। और स्थापना वर्ष बीसीसीआई का कब से है, स्थापना हुआ है इसका तो 1928 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है। और इसके सचिव कौन है, जय शाह, जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, जय शाह। तो बीसीसीआई जो है इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। स्थापना 1928 में हुई है, मुख्यालय इसका मुंबई है और सचिव इसके हैं जय शाह, याद रखिएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। इसके बारे में थोड़ी सी जानेंगे, विश्व हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी व्याख्या इसकी देखेंगे। इसके व्याख्या में है दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यानी 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसे 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोले जाने की वर्षगांठ के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी, उसी की वर्षगांठ में यह जो विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाने की योजना चालू की गई। अगला है कि 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो 1975 में बनी थी तत्कालीन। ठीक है, और यह 10 जनवरी 2006 से पहली बार मनाया गया था। तब से अब तक लगातार मनाया जा रहा है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष। ठीक है, इस बार भी 10 जनवरी को मनाया गया है। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न देखिए कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरिंदर चावला। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, सुरिंदर चावला जी का ये फोटो है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ बने हैं सुरिंदर चावला। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो इनकी सबसे पहले जानेंगे पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अगस्त 2010 में हुई थी। और पेटीएम के संस्थापक कौन थे, तो विजय शेखर शर्मा थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जनवरी 2023 में सुरिंदर चावला, यह चावला होगा, ठीक है, सुरिंदर चावला को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जनवरी 2023 में सुरिंदर चावला, यहाँ पे होगा 4 लोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। सुरिंदर चावला को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, पेमेंट किसको मिली है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, किसको, तो सुरिंदर चावला को ये अपना सीईओ बना सकते हैं, ये आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। स्थापना हुई थी दोस्तों अगस्त 2010 में और इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। अगला है कि चावला आरबीएल बैंक के साथ काम कर रहे थे, जहां इन्होंने शाखा बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और सीए आधार शुल्क राजस्व और चैनलों में क्रॉस सेलिंग का विस्तार करने के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। तो इतना इनके बारे में है, थोड़ा सा देख लेंगे। पेटीएम की स्थापना आपका देखा अगस्त 2010 में होता, विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं। छठे नंबर का प्रश्न है कि भारत और ब्रिटेन में कौन सी स्कीम शुरू की है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने कौन सी अपनी स्कीम योजना लागू की है, तो ये आपका यंग प्रोफेशनल्स एक साथ मिलके इन्होंने ये योजना लागू किया है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़बरदस्त योजना है। ध्यान से देखिए, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानेंगे कि यंग प्रोफेशनल स्कीम होता क्या है। तो भारत और ब्रिटेन की सरकारों ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3600 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे की देशों में रहने और काम करने की अनुमति देगी। अब
देखिए जो यंग प्रोफेशनल्स स्कीम है, इसमें आप 18 से 30 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, 3600 डिग्री धारी जो होंगे वो 2 साल के लिए चुने जाएंगे। तो भारत के नागरिक जाएंगे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के नागरिक यहाँ पे आके रहने और काम करने की अनुमति इनको 2 साल की रहेगी। यहाँ पे रहेंगे और 2 साल काम करेंगे, ठीक है। तो यह इसके माध्यम से ये काम होगा। और क्या है कि इस योजना की घोषणा जो है नवंबर में बाली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ पे की गई थी, और यह मई 2021 में हस्ताक्षरित भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन का हिस्सा है, ठीक है। ये देखिए बाली में जो G20 अभी नवंबर में 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ था, वहीं पे यह घोषणा की गई थी, और मई 2021 में यह हस्ताक्षरित भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन का हिस्सा रही है। अगला है सीरियम एनालिटिक्स 2022 द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे में बेंगलुरु और दिल्ली का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों सीरियम एनालिटिक्स 2022 द्वारा शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे में बेंगलुरु का स्थान था दूसरा, और दिल्ली का आपका स्थान था 7वां, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इस पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो सीरम एविएशन एनालिटिक्स ने 2022 के इस प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे की सूची जारी की, जिसमें बेंगलुरु का केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर रहा, ठीक है। कैंपेगौड़ा यहाँ पे होगा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह बेंगलुरु का है, यह दूसरे स्थान पर रहा विश्व में, और 7वें स्थान पे आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। बात करेंगे पहले स्थान पे कौन रहा दोस्तों, तो टोक्यो जापान में हनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर है, यानी जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो में स्थित है हनेडा हवाई अड्डा, यही सूची में पहले स्थान पे है। दूसरे पे आपका भारत वाला है। अगला प्रश्न है कि ICICI प्रूडेंशियल ने सूर्य कुमार यादव को एक नए अभियान के लिए साइन किया है, ठीक है। ये तो इसकी व्याख्या देखेंगे कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ये जो सूर्य कुमार यादव को एक नया अभियान के लिए साइन किया, वो कौन सा अभियान है। यहाँ देखिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ, जिसमें सूर्य कुमार यादव हैं, अपने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा के लॉन्च की घोषणा की है। अभी कम क्या होगा इसका, तो कंपनी किसी भी दुर्भावनापूर्ण घटना, गंभीर बीमारी और उस दुर्घटना के खिलाफ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है इसके माध्यम से, ठीक है। और क्या है, ये सूर्य कुमार यादव अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से सफ़ेद गेंद यहाँ पे होगा, गेंद के प्रारूप में एक निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं, ठीक है। ये गेंद होगा सफ़ेद गेंद। सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करेंगे तो यह 20 में सर्वाधिक रन, T20 में एक साल के अंदर बहुत ही सर्वाधिक रन और बहुत ही तेज़ी से रन बनाने वाले व्यक्ति हैं। इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, सर्वाधिक छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, और बहुत कम गेंद में शतक और अर्धशतक भी इनके नाम है, ठीक है। तो 3 शतक इनके अभी नाम हो चुका है, 3 शतक, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है, इसलिए ICICI बैंक ने इनके साथ मिलके और ये साइन किया इस अभियान के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रों, ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे तो आपको और भी ज़बरदस्त करंट अफेयर की क्लास दी जाएगी।